Dear students, welcome once again in FOM Fundamentals of Management Unit First Overview of Management, remaining part of lecture number 9. In the last lecture, in lecture number 9, we discussed contribution of Abraham Maslow in मैनेजमेंट। तो इसमें हमने नीड हिरार्की थ्योरी को डिटेल में डिस्कस किया था। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब इस लेक्चर में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग का मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। तो जो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग है उनका जन्म 18 अप्रैल 1923 को हुआ था और इनकी डेथ है 19 जनवरी 2000 को हुई थी। ये बेसिकली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका बिजनेस मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन जाना जाता है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी। इनका 1968 में पब्लिकेशन हुआ था वन मोर टाइम हाउ डू यू मोटिवेट एम्प्लॉयज, जिसकी 1987 तक 1.2 मिलियन रीप्रिंट्स हुए थे और ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड आर्टिकल रहा है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का। तो जो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग है उसका क्या मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन रहा, उनकी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 1959 में फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने, जो कि बिहेवियरल साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी है उसको प्रपोज किया, जिसका नाम उन्होंने मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी भी रखा। तो हर्ज़बर्ग के अकॉर्डिंग जॉब में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सेटिस्फैक्शन देते हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं। तो एज पर द हर्ज़बर्ग, सेटिस्फैक्शन का अपोजिट नो सेटिस्फैक्शन होता है और डिससेटिस्फैक्शन का अपोजिट नो डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो अगर हम ये डायग्राम देखते हैं तो इस डायग्राम में दो फैक्टर्स हैं, मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स। तो जो मोटिवेटर्स होते हैं, अगर ये फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो ये एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड करते हैं और अगर ये नहीं होंगे तो एम्प्लॉयज़ है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। और जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में डिससेटिस्फैक्शन को रोकते हैं। अगर ये फैक्टर्स हैं तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर ये फैक्टर्स नहीं होते हैं तो डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्ज़बर्ग बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे एरो है तो पुअर हाइजीन फैक्टर्स हैं, ये जॉब सेटिस्फैक्शन डिक्रीज करते हैं और जो मोटिवेटर फैक्टर्स होते हैं वो जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हर्ज़बर्ग हाइजीन फैक्टर्स। तो हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि जॉब के लिए, मोटिवेशन के लिए जरूरी है। अगर ये फैक्टर्स होते हैं तो एम्प्लॉयज कोई मोटिवेट नहीं होता है, लेकिन अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो एम्प्लॉय का उस जॉब के लिए, उस वर्क के लिए जो डिससेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हाइजीन फैक्टर्स को डिससेटिस्फायर्स भी बोलते हैं या मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो हाइजीन फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट, पे और सैलरी स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोप्रिएट और रीजनेबल होनी चाहिए। बेसिकली अगर एम्प्लॉय कहीं पर भी अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसको पे मिलेगी ही मिलेगी। तो पे मिल रही है, उससे उसको कोई अलग से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन अगर 3-4 महीने तक कंटिन्यूसली पे नहीं मिलेगी तो उसका डिससेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड, कंपनी पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होनी चाहिए, सबके लिए फेयर और क्लियर होनी चाहिए। तो एम्प्लॉय है अगर वो कहीं पर जॉब कर रहा है तो वो चाहता है कि उसे वैकेशंस भी मिले, ब्रेक्स भी मिले, प्रॉपर ड्रेस कोड भी है, फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स भी हैं। तो अगर ये हैं तो इससे एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो एम्प्लॉयज है वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर उसे काम करते हुए वर्क के बीच में है ब्रेक नहीं मिलता है, उससे छुट्टियां नहीं मिलती हैं, तो उसका डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स बेसिकली है अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ केयर प्लान्स, मेडिक्लेम दे रही है, फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट दे रही है, एम्प्लॉय हेल्थ प्रोग्राम्स कंडक्ट करा रही है, तो इनके होने से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉय इनको एक्सपेक्ट करता है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फैक्टर्स नहीं है तो एम्प्लॉय का उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिससेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल वर्किंग कंडीशंस।
अगर एम्प्लॉय कहीं पर जॉब कर रहा है तो वो चाहता है कि वहाँ पे वर्किंग कंडीशन सेफ हो, क्लीन हो, वो हाइजीनिक हो, जो वर्क इक्विपमेंट है अपडेटेड हो, वेल मेंटेनेंड हो। तो अगर ये है तो इससे कोई मोटिवेशन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है कि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। लेकिन अगर ये नहीं होते हैं तो डिससेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज हो जाता है। स्टेटस, अगर एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक अपनी सर्विसेज दे रहा है तो वो चाहता है कि उसका डेजिग्नेशन इंक्रीज हो, उसका स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन में हाई हो। तो अगर हो रहा है तो उससे एम्प्लॉय का कोई अलग से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसका स्टेटस इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशंस। एम्प्लॉयज के अपने पीयर्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ जो रिलेशंस है वो एप्रोप्रिएट और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, ह्यूमिलिटेशन नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज का पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो उससे अलग से सेटिस्फेक्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर ये है, उस ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स ज़्यादा है, ह्यूमिलिटेशन हो रहा है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, तो उससे एम्प्लॉय का डिससेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। हर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि अगर वो जहाँ पर वर्क कर रहा है तो उसे प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी मिले। अगर किसी रीजन की वजह से उसे निकाला जा रहा है तो 1 मंथ का या 3 मंथ्स का प्रॉपर नोटिस मिले। तो अगर ये मिलता है तो उससे कोई सेटिस्फेक्शन पर अलग से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर ये नहीं है तो एम्प्लॉय का जो डिससेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनके होने से एम्प्लॉय का जॉब के लिए जो मोटिवेशन है, सेटिस्फैक्शन है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं ये पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन को लीड करते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं, ये वर्क के लिए ज़रूरी होते हैं। इन फैक्टर्स की वजह से एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो सुपीरियर होती है। तो इन फैक्टर्स को हर्जबर्ग ने सेटिस्फायर्स बोला था। तो दीज आर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द जॉब। तो ये बेसिकली रिवॉर्डिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स हुए, रिकॉग्निशन। तो अगर एम्प्लॉय को उसने कोई भी वर्क किया, उसका उसे रिकॉग्निशन मिलता है, उसे प्रेज मिलती है मैनेजर के द्वारा, तो वो आगे से और भी अच्छे से अच्छा वर्क करने के लिए मोटिवेट होगा। नेक्स्ट है सेंस ऑफ अचीवमेंट। अगर जो एम्प्लॉय है उसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट है और वो जैसे जैसे जॉब बढ़ती जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, वो कोई भी अपना टारगेट अचीव कर रहा है तो उससे उसे अचीवमेंट की फीलिंग आती है और ऑर्गेनाइजेशन उसे सेलिब्रेट करती है, सर्टिफिकेट दे रही है, ट्रॉफी दे रही है, तो उससे उसका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको एज एन एम्प्लॉय है, आगे अपने कैरियर में आगे सक्सेशन प्लानिंग के लिए, कैरियर प्लानिंग के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज है, आप टाइम के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को प्रमोट करते जा रहे हो, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए क्या होगे, मोटिवेट होगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज को जो उनको वर्क दिया गया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाते हो, उनको उस वर्क की ओनरशिप देते हो, उनको ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते हो, तो इससे भी वो मोटिवेट होंगे और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो ये भी कौन सा फैक्टर कहलाएगा, आपका मोटिवेटर फैक्टर्स कहलाता है। नेक्स्ट है मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क। अगर आप एम्प्लॉयज को वर्क दे रहे हो, वो उनके काम का है, इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है, तो वो अच्छी से अच्छी परफॉर्म करने के लिए क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। तो ये भी कौन सा फैक्टर होगा, मोटिवेटर फैक्टर होगा। तो अगर हम 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन देखें तो एक तो फैक्टर्स हो गए मोटिवेटर्स और सेकंड हो गए हाइजीन फैक्टर्स। तो मोटिवेटर्स में क्या क्या है, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, खुद वर्क की मीनिंगफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ। हाइजीन फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, कंपनी पॉलिसीज, सुपरविजन, रिलेशनशिप, वर्किंग कंडीशंस, रिम्यूनरेशन, सैलरी, सिक्योरिटी। तो अगर हम इसके बेस पर देखते हैं तो 4 स्टेट्स कहलाती हैं, हाई हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन, हाई हाइजीन एंड लो मोटिवेशन, लो हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन, लो हाइजीन एंड लो मोटिवेशन। तो सबसे आइडियल सिचुएशन क्या होगी, हाई हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन। तो ये सबसे आइडियल सिचुएशन है और हर मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों फैक्टर्स को हाई रखना चाहिए। तो यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज मोटिवेट भी होंगे और उन एम्प्लॉयज को कोई ग्रीवियंस भी नहीं होगी। सेकंड होता है
हाई हाइजीन एंड लो मोटिवेशन। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो मोटिवेटर फैक्टर्स हैं वो लो हैं, लेकिन जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो हाई हैं। क्योंकि हाइजीन फैक्टर हाई है तो एम्प्लॉयज़ को ग्रीवियंसेस तो कम होंगी, लेकिन वो अपनी जॉब को करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉयज़ को सैलरी और वर्किंग कंडीशन है वो तो कम्पिटेटिव मिल रही है, लेकिन उनको जो काम दिया जा रहा है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, तो पे और फिजिकल कंडीशंस तो हाइजीन फैक्टर्स में आ रही है, वो तो हाई है, लेकिन मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क है वो मोटिवेशन फैक्टर में आ रही है, वो लो है। तो जो एम्प्लॉय हैं वहाँ पर केवल काम कर रहे हैं अपनी सैलरी को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है लो हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन। इस सिचुएशन में एम्प्लॉय है जॉब करने के लिए तो हाईली मोटिवेटेड हैं क्योंकि मोटिवेटर फैक्टर्स हैं, लेकिन हाइजीन फैक्टर्स नहीं है, इस वजह से उनकी लॉट ऑफ ग्रीवियंसेस भी होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जहाँ पर वर्क तो एक्साइटिंग है, वर्क इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो वर्किंग कंडीशंस हैं और जो पे है वो कंपटीटर से कम है, तो आप हाई मोटिवेशन तो होगे लेकिन हाइजीन फैक्टर पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लो होगी। और सबसे वर्स्ट कंडीशन है लो हाइजीन एंड लो मोटिवेशन। तो ओबियसली सबसे बैड है। इस कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉन्ग टाइम तक रहेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ना तो एम्प्लॉयज जॉब करने के लिए मोटिवेटेड हैं और हाइजीन फैक्टर्स भी अप टू द मार्क्स नहीं है, तो एम्प्लॉयज की लॉट्स ऑफ ग्रीवियंसेज होंगी। तो इसी के साथ ही आपका जो कंट्रीब्यूशन था हर्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।